जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जो भी साथी साइंस मैथ से हैं और जो थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को कहने के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो से डेफिनेटली आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेन एग्जाम होगा अपना, उसमें 1 से 2% जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस का जो हमने फ्री डेमो टेस्ट लिया था, जिसको लगभग 3200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने दिया, और उसके बाद इसका जो एक एवरेज स्कोर रहा, किस प्रकार का पेपर रहा, आप अच्छे से इस पेपर को जब देखेंगे, इसमें जितने भी मैंने ऑप्शन डालने की कोशिश की है वो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, या एनसीईआरटी और आरबीएसई से डायरेक्ट मैंने पेज नंबर, उनकी फोटोज वगैरह सारा कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि इस टॉपिक से कितने अच्छे पर्सन बन सकते हैं और प्रत्येक ऑप्शन से किसने और भी अच्छे प्रकार के पर्सन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए थे, मैंने पहले ही बता दिया था। इस पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2+ मार्क्स मिलेंगे राइट करने पर, और माइनस मार्किंग अभी के लिए मैं 0.33 यानी अपना देखेंगे। हालांकि मेन एग्जाम में 1/3 माइनस मार्किंग होगी, यानी 0.33 ना होकर 0.66 होगी वो, यानी आपके 3% गलत होने पर आपका 1% भी सही भी गलत हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइनस मार्किंग को कम इसलिए रखा ताकि पहला ही अपना टेस्ट है, अभी सभी साथियों ने अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस साइंस का एनालाइज नहीं किया, पूरा डिटेल से उनको नहीं पढ़ा है। पहले ही दिन यदि आपका इतना कम स्कोर रहेगा तो आप कहीं डीमोटिवेट ना हो जाओ, इस उद्देश्य से हमने इसका जो फर्स्ट जो टेस्ट था उसका हमने माइनस मार्किंग को कम ही रखा। लेकिन आगे से हम 0.66 यानी 1/3 का ही माइनस मार्किंग होगा, 2 के अकॉर्डिंग देखा जाता है वहाँ पे, तो वो अच्छे से हम करेंगे। पहला ही टेस्ट है, इसके अंदर देखा मैंने कि कुछ साथियों ने जितने भी आपके डाउट आ रहे थे उन सभी को भी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर कर दूं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि जो होती है, यानी जो क्लियर इको साउंड सुनने के लिए मैंने इंग्लिश टर्म की भी साथ में उपयोग करने की कोशिश की है, तो इंग्लिश मीडियम को भी दिक्कत ना हो। तो मेन साउंड जो होता है यानी मूल ध्वनि को प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। यानी अब जब इको उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि, आपने ध्वनि का टॉपिक पढ़ा है, ध्वनि में एक टॉपिक आता है परावर्तन। परावर्तन का ही अपने बात करें, इस गुण में ही एक विशेषता होती है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने की। प्रतिध्वनि से मोस्टली एग्जाम में प्रश्न जो आया हुआ है वो ये होता है कि एक मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए। परावर्तक सतह यानी जहां से ध्वनि टकरा के, देखो पहली बात, प्रतिध्वनि क्या होती है कि किसी भी एक परावर्तक सतह से ध्वनि टकराकर जब वापस लौटती है, उस गुण को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, यानी ये भी एक परावर्तन की ही घटना है, परावर्तन का ही एक छोटा सा गुण है। इसके अंदर बात करें तो इसमें कम से कम जो समय होना चाहिए साथियों वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का समय होता है, तब ये ध्वनि है वो टकरा कर वापस आती है, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब इस चीज़ को दूसरे तरीके से एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए परावर्तक सतह से। तो साथियों, हमें पता है हवा में यानी नॉर्मल वायु में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है वायु की हवा में। हम जानते हैं कि जो ध्वनि होती है उसके ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती है, यानी एक तरीके से हम जैसे कहते हैं ना कि हम किसी न किसी एक स्पीकर या एक यंत्र की जरूरत होती है साउंड उत्पन्न करने के लिए, तो वैसे इस ट्रिक से याद रख सकते हो, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है। दूसरी बात जो अपने जैसे रीट में भी आया हुआ प्रश्न है, ध्वनि जो तरंगे होती है वो याद रखना अनुधैर्य। तो ये शब्द आप लिखते समय आप देखोगे ध आता है, तो ध से आप याद रखना ध्वनि। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुधैर्य होती है। अनुप्रस्थ का आप जब नाम लिखते हैं, अनुप्रस्थ, प्रस्थ शब्द लिखते समय प्र लिखते हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे तो होती है प्रकाश तरंगे, और अनुधैर्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को ध्वनि को होती है। चलिए, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और एक साथ में बता देता हूँ कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो हवाइयों में जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। रूम टेम्परेचर पर अगर लगभग एक अनुमान लगाए तो लगभग वो होती है 350 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। इससे एक बात और पता चलती है हमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की चाल पर भी फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है? लगभग अगर बात करें 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड का फर्क आ जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ध्वनि की चाल है वो ताप पर निर्भर करती है। रीट में ये प्रश्न आया हुआ है 2018 में कि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा। दाब से आवृत्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता बदलने पर, लेकिन ध्वनि की जो चाल होती है वो आर्द्रता के ऊपर बात करें या ताप पर या अन्य जो भी आएगी धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। अभी के लिए इस टॉपिक का जो सही आंसर होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? देखिए, वो मिनिमम दूरी वाला, आप जब इस 350 को लगभग 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए 0.1 सेकेंड से इससे गुणा करते हैं तो लगभग उत्तर आता है वो आता है 35 मीटर। 35 मीटर आता है लगभग। इस समय से यदि समय को काट देंगे 35 मीटर बचता है।
35 मीटर वो दूरी है कि जब कोई साउंड जाएगी और वापस आएगी, जो पूरी टोटल दूरी है 35 मीटर, तो इसका लगभग आधा निकालेंगे, वो लगभग होती है 17.5 मीटर। ये बुक में दे रखा है 17.5 मीटर। 350 मीटर प्रति सेकंड की जब ध्वनि की चाल हो, यानी रूम टेम्परेचर पर जब लगभग इतनी चाल होती है, उस समय एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा, तो उसमें कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 17.5 मीटर की होनी चाहिए। कई बुकों में आपको 17.2 मीटर मिलेगा, वहाँ पर 332 मीटर यहाँ पर जो वायु की चाल है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। कभी भी आपको इतने नज़दीकी ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कि कमरे के ताप पर या फिर नॉर्मल हवा के अंदर, या फिर बता सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो आप इस 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस पर, इसके अकॉर्डिंग काउंट करके आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ सीखने के मकसद से आए हैं, तो मेरा मकसद ये रहेगा प्रत्येक पर्सन से बनने वाले जितने भी पर्सन हैं या जो मैंने पर्सन बनाए हैं उसके पीछे मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी वो आपको बताऊं, ताकि आपको और भी बहुत कुछ नई जानकारियां मिले। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पर्सन है स्नेल का नियम, किससे संबंधित है? स्नेल का नियम साथियों संबंधित है प्रकाश का ही टॉपिक है अपने। ये तो ऊपर था ध्वनि का टॉपिक। मैंने 30 पर्सनों में हर एक पर्सन को हर टॉपिक से लेने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि कितना अच्छा इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर पूरी इसके जो गुण हैं वो सभी जो एग्जाम के विभेदकारिता, वस्तुनिष्ठता, सभी को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तभी इतने सारे साथियों ने जिन्होंने भी इस टेस्ट को फ्री डेमो टेस्ट को दिया है अपनी इजी साइंस ऐप पर, उन सभी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। नेक्स्ट अपना जो पर्सन है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है अपना अपवर्तन का नियम, जिसमें हम अपवर्तन का एक दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहला नियम तो है वो भी परावर्तन के ही नियम की तरह ही कि हम कहते हैं आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है और जो अपना विलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा एक नियम हम पढ़ते हैं उसी के अंदर कि हम कहते हैं आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब हम कह रहे हैं जो साइन आई है यानी इंसिडेंटल जो रे होती है, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण यानी साइन आर। आर का मतलब यहाँ पर जो रिफ्लेक्स होके जाएगी, रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। यानी रिफ्रैक्शन जो रे है और साथ में इंसिडेंटल जो रे है, इनका एक अनुपात होता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी एक नियतांक प्राप्त होता है ये म्यू वाला, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन से संबंधित, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और शेयर करना चाहूँगा। ये जो अपवर्तनांक होता है, अभी जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह का एग्जाम हुआ था उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में पूछा गया था अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग। आपको ये पता होना चाहिए अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक, जैसे बात करें अगर निर्वात में लगभग 1 होता है, क्योंकि ऊपर नीचे अगर बात करें तो 1 आएगा तो 1 उत्तर आता है। हवा में लगभग 1.003, यानी हवा में अपवर्तनांक थोड़ा सा हम कहते हैं इसके निर्वात की तुलना में ज़्यादा होता है। फिर बर्फ़ का उससे ज़्यादा होता है, पानी में लगभग 1.33 होता है। इसी प्रकार अगर आगे से आगे बढ़ता जाए तो हीरे का हम देखेंगे तो हीरे का होता है लगभग 2.42, इतना होता है अपवर्तनांक हीरे का। लगभग 24 घंटे हीरा चमकता रहता है, तो स्ट्रिक्ट से याद रखना लगभग 2.42 हीरे का होता है। जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। दूसरे ये भी पता चलता है हमें कि ध्वनि में तो हम देखते हैं कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, सबसे कम होती है गैस में। प्रकाश में जस्ट अपोजिट है इसका, सबसे ज़्यादा चाल होती है निर्वात में, उसके बाद सबसे ज़्यादा होती है 2 नंबर पे अपनी गैस में, फिर द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ हम बताते हैं, उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम बताते हैं हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग, अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यह भी कि अपवर्तनांक में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बताता हूँ, ये तो गई प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा जो अपवर्तनांक हम एक रूल पढ़ते हैं विबग्योर वाला, इंद्रधनुष वाला, VIBGYOR, ये विबग्योर वाला हम पढ़ते हैं। इसमें हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो VIB यानी हम कहते हैं अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता है, वॉयलेट रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और रेड रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसका विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। ये भी एक अलग टॉपिक है, हालांकि इसी से साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इस टॉपिक को पढ़ते समय आपके दिमाग में भी चीज़ें चलनी चाहिए कि इस एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तभी आप हम एग्जाम में कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वो रियल में है क्या कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी अच्छे से आपके लिए क्लियर हों। अपवर्तनांक में एक बात यह भी आपको बता दी मैंने, इसके अलावा अपवर्तनांक में एक बात और याद रखना, अभी मैंने हीरे की बात की, हीरे में चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इतनी नॉर्मली कैसे हो जाता है, उसमें नॉर्मल प्रकाश में हम देखते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण यही है कि उसका अपवर्तनांक इतना ज़्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका क्रांति कोण उतना ही कम होता है। हीरे का अपवर्तनांक अभी हमने बात की 2.42 होता है और इसका क्रांति कोण भी 24 से याद रखना लगभग 24 डिग्री होता है क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है इसका हम चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। वह न्यूनतम हम कहते हैं कि आपतन कोण, यानी जब मान लीजिए ये एक माध्यम है, हम कहते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है।
जब अगर देखिए नॉर्मल जो होता है अपवर्तन की घटना यही होती है कि जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। लेकिन एक ऐसा कोण जिस पर ये जो होगी ये विचलित होती होती अगर सीधा लौट जाए यहाँ पर बिल्कुल इसके समानांतर हो जाए, ये जो कोण होगा इस कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। हीरे के लिए इसका मान मात्र हम 24 डिग्री होता है। यही कारण है कि हीरा इतना चमकदार होता है। ये पूर्ण आंतरिक जो घटना है उसके कारण इसमें मैंने आपको इसका रीजन बता दिया। तो सभी जो इससे संबंधित प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। इसका सही आंसर मैंने बता दिया, अपवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन जिसने भी इस वीडियो को लगभग आधे घंटे पूरा देखा है उसको इतना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे जो अपने आप इतने लंबे समय से जिनको पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा। इसलिए मेरा सजेशन है साथियों, जो भी साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने भी अब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, जो अपने साथी हैं वो अपने टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं। कल 5 सितंबर को अपना फर्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं टीचर्स डे से। टीचर्स डे का ऑफर भी चल रहा है 99 रुपीज़ में मात्र। हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी हम इसका ऑफर चल रहा है। पहले लॉन्च ऑफर 99 था, अब उसको टीचर्स डे के रूप में हम कह रहे हैं कि 99 रुपीज़ के रूप में आप लगभग 25 टेस्ट देंगे। एक फ्री डेमो टेस्ट उस पर उपलब्ध है, आप देखकर उसकी क्वालिटी देखिए और उस पर जितने भी स्टूडेंट ने वो टेस्ट दिया है उसका रिव्यू जरूर देखिएगा। आप खुद उस टेस्ट की सीरीज़ को लेंगे, इतने कम रुपए में इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको जरूर वो पसंद आएगी। साथियों लगभग 780% ऐसे हो जाएंगे पूरी टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद जो पूरी साइंस का निचोड़ होगा। और मेरा हर एक पर्सन में हमेशा ये रहता है कि एक ही पर्सन में आपको कई सारी नॉलेज मैं आपको दे सकूं। चलिए साथियों, आगे नेक्स्ट पर्सन है अपना ताप वाले टॉपिक से। ध्वनि से लिया फिर प्रकाश से। अब ताप वाला टॉपिक है प्रयोगशाला तापमापी जो होती है उसकी परास कितनी होती है, उसकी रेंज कितनी होती है। साथियों प्रयोगशाला में अलग अलग टाइप के केमिकल या अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस हो सकता है। इसलिए याद रखना नॉर्मल डॉक्टर तापमापी का उपयोग हम वहाँ पर नहीं कर सकते। डॉक्टर जो तापमापी होती है जिसे हम अपनी बुखार वगैरह अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसी को हम चेंज करेंगे तो ये होता है लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है साथियों, मनुष्य के शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता। होता है तो मृत्यु की स्थिति हो सकती है यहाँ पर। यानी इतना बुखार होने पर या शरीर का टेम्परेचर, वैसे हम समतापी प्राणी है अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है ना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो साथियों 37 के थोड़ा सा कम और 37 से थोड़ा ज़्यादा। यानी डॉक्टर तापमापी होती है वो 35 से लेकर 42 का एक परास के बीच में होती है। लेकिन प्रयोगशाला का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग केमिकल होते हैं, बदलाव ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो -10 से लेकर वो होता है लगभग 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो साथियों ये वीडियो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, अंत में 30 प्रश्न होते ही मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये सारे प्रश्न मैंने कहाँ से बनाए हैं, कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर से, उनके पेज नंबर क्या है और उनकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रश्न मैंने यहाँ से एज इट इज उठाया गया है। पीछे के आए हुए एग्जाम के प्रश्न भी है, आरबीएससी और एनसीईआरटी के प्रश्न भी यहाँ पर है और लेवल को पूरा हमने जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके आधार पर रखने की कोशिश की है, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना चौथा जो प्रश्न है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल अपना कांस्टेंट है, उसका मात्रक, उसकी यूनिट क्या होती है। साथियों हमने एक पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। पहली बात गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा से रेलवे में प्रश्न आया था एक कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल साथियों ये नहीं होता कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना केवल गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा नहीं है। ये सिर्फ गुरुत्वीय बल की कह सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो पिंडों द्वारा अपनी ओर जो एक आकर्षण का बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। अब बहुत छोटी वस्तुएं होती है, मान लीजिए कोई 1 kg की वस्तु है, उसके मध्य इतना कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो हमें महसूस नहीं होता। पृथ्वी हमारी तुलना में बहुत बड़ा द्रव्यमान है, लगभग 10 की पावर 24 तक होता है इसका, ठीक है। लेकिन हमारा जो द्रव्यमान है वो बहुत पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हम महसूस कर सकते हैं, यानी पृथ्वी की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, तो वो एक अलग है। लेकिन हम हर एक वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल ही केवल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कहलाता। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल का जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सूत्र की, तो F जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल अगर फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो होता है ये समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, ठीक है, और जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का जैसे ही हम निशान यहाँ से हटाते हैं, ये समानुपाती का निशान जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाते ही यहाँ पर एक नई चीज़ आती है जिस कैपिटल G, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका सूत्र या इसका मात्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों m है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ गया, ये r ऊपर चला जाएगा तो r2 ऊपर हो गया। f क्या है, f है फोर्स यानी न्यूटन में हम बल को ज्ञात करते हैं। r क्या है, r है उसकी क्या करते हैं दूरी हम मीटर में ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है मीटर, लेकिन 2 बार है तो मीटर स्क्वायर।
इसके अलावा बात करते हैं m और m2 क्या है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, यानी ये भी kg में है, तो kg का स्क्वायर हो गया। ओवरऑल देखें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका जो क्या आता है, लास्ट में हम देखें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आप सी जो ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर होगा। आई होप बिल्कुल सिंपल सा है। इसका मान कितना होता है उसकी ट्रिक सुनिए आप, बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है। देखिए कई बार क्या होता है, हम जो लिखते हैं वहीं से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जी को लिखते समय आपने इस प्रकार से लिखा, तो जी लिखते समय एक तो 6 बना है, एक 7 बना है, 6 और 7 बन रहे हैं, तो इससे याद रखना 6.67, एक तो ये मान याद हो गया आपको। आगे की बात करूं, यहां पर आपने लिखा, देखिए जी लिखा, तो एक बात और गौर कीजिए आप, एक तो यहां पर 1 लिख रहे हैं, यहां पर भी 1 लिख रहे हैं। इस प्रकार 10 की पावर -11 ये आपके लिए इसका मान होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। ये किसके लिए है, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 kg हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी 1 मीटर हो, ठीक है, तब हम बात कर सकते हैं कि उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, तो वो इतना होगा। इसी प्रश्नों को कई बार न्यूमेरिकल के रूप में भी दे देते हैं कि मान लीजिए किन्हीं पिंडों का द्रव्यमान दे दिया, बीच की दूरी दे दी, तो पूछ लेता है गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो साथियों जब हमें पता है F का मान हमें ज्ञात करना है, G का ही मान जो बचेगा, यानी यहां पर 1 लिखा, यहां पर 1 लिखा, नीचे 1 लिखा, तो ये 1 ही बचा, उत्तर वही होगा जो G का होता है। और G का मान कितना होता है ये आपको याद रखना चाहिए। याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसका सही C होगा। नेक्स्ट है 5वां, हर प्रश्न में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला अपना प्रश्न आया था अपनी ध्वनि का, फिर प्रकाश का, फिर ताप का, यहाँ पर विद्युत का, सॉरी गुरुत्व बल का भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं विद्युत का। नेक्स्ट अपना प्रश्न है साथियों कि कौन विद्युत परिपथ में, यानी कि निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर होती है अपनी इलेक्ट्रिक पावर होती है, ठीक है। हम एक सूत्र देखो, एक ट्रिक है VIP नाम से याद रखना आपको, यानी VI क्या है, P है, यानी हम बात कर सकते हैं पावर क्या होती है, अपनी जो विभवांतर और विद्युत धारा है इसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उसकी विद्युत शक्ति कह रहे हैं। अब इसको किस किस रूप में दर्शा सकते हैं, एक तो हमें पता चल गया VI के रूप में दर्शा सकते हैं पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को। दूसरा देखिए हमने ओम का नियम पढ़ा, वहां से एक बात सीखी थी हमने, एक नाम और याद रखना, वायर, VIR, ये भी आपको सॉरी V बराबर IR, ठीक है ना, V बराबर IR। ये हम बात करते हैं ओम के नियम में कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, उनके ताप दाब इनको स्थिर रखते हैं हम, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर होता है उसकी विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नया नाम आता है R, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ से एक बात याद होती है हमें कि विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है और R नया आता है। V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर हम IR लिख सकते हैं इस V के स्थान पर। तो देखो I 2 बार हो गया, तो I स्क्वायर R भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है। दूसरा एक चीज़ और देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को, अगर इस देखिए आपने इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया V के अकॉर्डिंग, यदि मैं इस I के अकॉर्डिंग निकालना चाहूँ तो इस साइड में R जा सकता है नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए साथियों, तो तीसरा एक और फॉर्मूला जो निकल के आता है, वो आता है V स्क्वायर R, यानी हम कहते हैं R को इस साइड ले जाएंगे तो V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें I का मान, P बराबर I का मान हमने रखा V बटे R, और V पहले से था, यानी V स्क्वायर R भी हो सकता है। इस प्रकार आप विद्युत शक्ति के जो जितने भी अलग अलग तरीके से फॉर्मूले हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, चीज़ों को अच्छे से आपने देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें आ गई। अब प्रश्न विद्युत शक्ति का था, लेकिन कहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। ओम का नियम बीच में आ गया, विद्युत धारा आ गई, विभवांतर आ गया, ठीक है ना, इसमें पूरा प्रतिरोध के बारे में आ गया। आप ऐसी चीज़ों को, मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रश्न इतने, एक ही प्रश्न में कई सारी बातें को आपका नॉलेज हो तो ही आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। बाकी आगे बात करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, कम ही प्रश्न बताए हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप इतने सारे लोगों की क्लासेस लेते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, ये वीडियो जिसने पूरी देखी है उसको इतना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो शायद हो सकता है वो कई घंटों की क्लास में भी ना सीख पाए। तो चलिए कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अर्धचालक धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। साथियों अर्धचालक जो होते हैं, ठीक है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये जो अर्धचालक यानी जिन्हें उपधातु भी हम कहते हैं, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तो घटता है, बढ़ता नहीं है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किनका बढ़ता है, जो कम सक्रिय धातु होती है, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है ना, इसके अलावा तांबा है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन जो उपधातु होती है, उपधातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तो घटता है, यानी ये कथन असत्य कथन है। दूसरा, अति चालक में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध अनंत हो जाता है, ठीक है ना साथियों, अनंत नहीं होता, वो हो जाता है शून्य। जैसे अति चालक में एक एग्जांपल देता हूं मैं, पारे का टेम्परेचर यदि 4.2 केल्विन हम कर दें तो उसका जो हम कहते हैं प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा।
तो इसलिए याद रखना कि अतिचालक जो होते हैं, अतिचालकों का ताप कम करने पर उनका जो हम कहते हैं प्रतिरोध वो अनंत नहीं होता, वो शून्य हो जाता है। ये भी कथन क्या है, असत्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीन और कांस्टेंट जैसी कुछ मिश्र धातु होती है, मैग्नीन है, कांस्टेंट है, ये भी बताऊंगा। जैसे मैग्नीज वगैरह हर कॉपर से मिलकर बनी है, कांस्टेंट जो कॉपर से बनी है। एक कुछ मिश्र धातु है इसके अलावा, जैसे नाइक्रोम वायर है, निकल क्रोम वगैरह होता है, एक कार्बन वगैरह होता है उसमें, ये मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुओं का यदि आप ताप परिवर्तन करते हैं तो उसमें बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, इसमें केवल एक ही कथन सत्य है, बाकी दोनों कथन कैसे हैं, असत्य कथन हैं। एक ही प्रश्न से आपको 3-4 चीज़ों का नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियम से हम बल के बारे में पहले नियम से तो क्या पता लगाते हैं, दूसरे नियम से क्या पता लगाते हैं। न्यूटन की गति के जो 3 नियम दिए गए साथियों, उसमें प्रथम जो नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब ही क्या होता है एक तरीके से, यानी किसी भी पदार्थ में वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वो डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा और वो अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी। इसलिए पहले से हमें केवल उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि कोई वस्तु की क्वालिटी कैसी है, यानी पहला जो होता है वो उसकी गुणात्मक बातें बताता है। दूसरा, अगर आगे बात करें साथियों, दूसरा जो है, दूसरे नियम में हमें पता चलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यानी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल हमें एक गुणात्मक एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है, मात्रात्मक कोई बात मिल रही है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुणात्मक और मात्रात्मक। प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, उससे तो हमें गुणात्मक यानी क्वालिटी का, और दूसरे में उसकी क्वांटिटी का यानी संख्या का पता चलता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी की एज इट इज लाइन उठाई हुई है, और अगर आपने इन किताबों को अच्छे से पढ़ा है तो साथियों इसमें से इतने अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिनकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट है 8वां, पेलेग्रा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। आपने विटामिनों के बारे में सुना होगा अच्छे से और पढ़ा भी होगा इनके बारे में कि विटामिन जो होते हैं A, B, C, D, E और K, ये सारे के सारे देखिए साथियों जितने भी विटामिन हैं उनमें से, जैसे हमारे प्रश्न आया था एक विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है रीड 2022 में, वैसे ही विटामिन में आपको याद रखना है पेलेग्रा रोग। यानी एक मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, विटामिन B3 जो होता है, आपने विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9। इसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। रथ एक टॉफ़ी, यहाँ पे रथ में रह का मतलब रेटिनॉल जो विटामिन ए है, थायमिन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी, टॉफ़ी में टो का मतलब टोकोफेरॉल विटामिन ई को, और फाइलोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिनों को वैज्ञानिक नामों को याद करने की ट्रिक है। थारी नई पेंट पर भी फुल शाइनिंग है, यहाँ पे थारी में थे का मतलब थाइमिन विटामिन B1, री का मतलब राइबोफ्लेविन B2, नी का मतलब नयासिन, पेंट का मतलब पेंटाथेनिक का मतलब विटामिन B5, पर का मतलब पायरिडोक्सिन विटामिन B6, और बी में बायोटीन विटामिन B7, फुल का मतलब यहाँ पर फोलिक एसिड विटामिन B9, और शाइनिंग का मतलब साइनोकोबालोमिन विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। आगे साथियों बात करते हैं, देखियो B3 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। विटामिन B3 नियासिन, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, नियासिन को याद रखना, नयासिन यानी कोई नया सीन देखने को मिला है जो घर में पहले नहीं देखा, यानी पहले ग्रह हमने कई ऐसा सीन नहीं देखा, अब नया सीन देखा है, तो पहले ग्रह से याद रखना, पहले घर पर ऐसा कोई सीन नहीं था, एक नया सीन देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो B3 होता है नियासिन, ठीक है ना, यानी नियासिन रोग होता है B3 कमी से। नेक्स्ट है इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप समूह की कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, और दूसरा जो एक हार्मोन यहाँ पर दे रखा है ग्लूकेगोन। इंसुलिन और ग्लूकेगोन कौन कौन सी लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं से स्रावित होता है। हमने अग्नाशय ग्रंथि पढ़ी है जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी। एंजाइम जो स्रावित करता है वो पार्ट होता है एसिनाई, जिसमें हम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जैसे कुछ एंजाइम पढ़ते हैं, जबकि दूसरा एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह, जिसमें हम अल्फा, बीटा, गामा ये कुछ कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती है ग्लूकेगोन, बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है इंसुलिन, यानी इंसुलिन में तो होगा बीटा, और अल्फा कोशिका से क्या होता है वो होता है ग्लूकेगोन। इनका काम क्या होता है, अपने ब्लड के अंदर जो शर्करा है, शुगर है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, और इसकी कमी से अपने पता है डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है। डायबिटीज़ भी 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। याद रखने का तरीका क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस में में आता है, में से ही मधुमेह है, याद रखना है आपको। और दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी पीड़ा हो रही है, मूत्र की मूत्रलता रोग होता है एडीएच की कमी से। दोनों रोग अलग हैं, दोनों ही आपको अच्छे से मैंने बता दिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर हृदय से संबंधित एक प्रश्न है, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्तियां मोटी होती है। आलिंद देखिए साथियों, हम कहते हैं कि हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं, और ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ऊपर के 2 कक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं आलिंद, और नीचे के जो कक्ष होते हैं उन्हें हम कहते हैं नीले।
यहाँ पर एक बात याद रखना, नीले जो होते हैं, नीलों की जो पेशियाँ होती है वो मोटी होती है ये, ठीक है। हालांकि एक बात और याद रखना, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। अब ये पार्ट है कौन सा, हमेशा याद रखना, हम कभी भी इंसान के या मनुष्य के जो भी डायग्राम की बात करते हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं तो एज इट इज मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूं। बोर्ड पर जब भी हम लिखते हैं तो राइट का लेफ्ट हो जाता है और पार्ट से उल्टा हो जाता है, यानी ये पार्ट लेफ्ट है और ये पार्ट राइट, सॉरी ये वाला अगर बात करूं, जैसे अगर यहां पर चलिए फिर से बना देता हूं, ये जो डायग्राम है ये वाला पार्ट तो है अपना, ये पार्ट है अपना राइट और ये पार्ट है अपना लेफ्ट, ठीक है। और अगर बात करें हृदय की संरचना के अंदर, तो ये जो नीले होते हैं, नीलों की पेशियां जो होती है, इसकी जो भित्तियां होती है वो मोटी होती है। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, लेफ्ट का जो नीले होता है सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं, फिर इससे बड़ा ये होता है, ठीक है ना। राइट जो आलिंद होता है, राइट जो सॉरी नीले होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है, इससे छोटा फिर होता है ये पार्ट और उस सबसे छोटा होता है ये पार्ट अपना। और हालांकि भित्तियों के आधार पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। पहला, आलिंद की अपेक्षा नीलों की जो भित्तियाँ होती है, वहाँ की जो मस्कुलर वॉल होती है, पेशी भित्तियाँ होती है, वो मोटी होती है। नीले जो होते हैं वो पूरे शरीर को रुधिर भेजना है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने भी कहा सर इसका काम तो ये होता है जो वहाँ से जो धमनियाँ निकलती हैं उनका काम होता है। साथियों यहाँ पर ये एज इट इज़ लाइन किताब में दी गई है, मैंने पेज भी आपको दिखाऊंगा, फोटो साथ में आपके साथ शेयर की थी। आपको पता है आलिंद में रक्त आता है सबसे पहले अपने राइट आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, राइट आलिंद से राइट नीले में जाता है, राइट नीले से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में हम CO2 को देता है, O2 को लेता है, और फिर वो शुद्ध रक्त जो है O2 युक्त हम कहते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर आता है अपने लेफ्ट अपने आलिंद के अंदर। लेफ्ट आलिंद से यहाँ पर आता है लेफ्ट नीले के अंदर, लेफ्ट नीले के अंदर इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए रक्त हर बार यहाँ से निकलेगा, आप देखोगे तो, ठीक है ना। नीले यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, दोनों ही साइड में, यहाँ पर देख लो या यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, यहाँ पर त्रिवल्ली कपाट होता है, यहाँ पर द्विवल्ली कपाट होता है, जिसे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। कपाटों के खुलने बंद होने से लब और डब की आवाज़ आती है। ऊपर जो है ये लब की आवाज़, नीचे के बंद होने पर डब की आवाज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात आपको याद रखनी चाहिए कि नीलों से रक्त अपने शरीर तक पहुँचाया जाता है, यहाँ से रक्त अपने शरीर को पहुँचाया जाएगा। तो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य कथन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, दोनों ही कथन सत्य है, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रकाश संश्लेषण जो है, इसके संबंध में कौन सी जो घटना है, कौन सी सही है, संबंधित घटना कौन सी नहीं है, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे रिलेटेड कौन सा एक इवेंट सही नहीं है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। बिल्कुल साथियों, जंतु और पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, लवक पाए जाते हैं, खास करके हरित लवक, जिससे वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और जिससे वो प्रकाश का अवशोषण कर सकते हैं। और प्रकाश का अवशोषण करने के बाद उनकी दूसरी क्वालिटी यह है कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसलिए दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जिसको मैंने एक ही ऑप्शन में डालकर पूछा गया है। बाकी यही चीज़ जो है ये किताब के अंदर एज इट इज 4 ऑप्शनों के चाहे 4 पॉइंटों के रूप में दे रखी है, उन्हीं पॉइंटों को एज इट इज रखा है यहाँ पे। जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। बिल्कुल साथियों, प्रश्न भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनती है लास्ट में, हम पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हम पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और लेने के बाद वो C6H12O6 यानी हम बात करें ग्लूकोज बना लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनती है। अब प्रश्न ये आता है कि ऑक्सीजन कहाँ से बनी है, ऑक्सीजन इसके अंदर भी है और ऑक्सीजन इसके अंदर भी है। रियल में साथियों जब जल टूटता है हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो अलग हुई है ये ऑक्सीजन कौन सी है, ये जल वाली होती है। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है वो जल से बनी है, यानी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनसे मिलकर, यानी जो जल है जल का अपघटन होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। लास्ट बात है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन होता है? क्या ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन यहाँ पर देखिए CO2 इसके साथ थी, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं CO2 इससे अलग हो जाती है, तो ऑक्सीजन का अलग होना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। तो इसलिए याद रखना, हालांकि इसके ऑक्सीकरण अवस्था अगर ज्ञात करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उपचयन ना होकर अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है, बाकी सभी बातें बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर D होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां 11वां प्रश्न है साथियों, पादप की चालनी नलिका कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये नलिकाएं किस से संबंधित है, यानी चालनी नलिकाएं सेल्स होती है, ये किस एक उत्तक से संबंधित है। अपना नया टॉपिक जुड़ा गया है पादप उत्तक, और पादप उत्तक में 2 टाइप के हम उत्तक पढ़ते हैं खास करके, एक तो हम विभज्योतक, एक हम कहते हैं साथ में दूसरे स्थायी उत्तक। विभज्योतक जिनमें विभाजन होता है, स्थायी उत्तक जिनमें विभाजन नहीं होता। इसमें भी अगर देखें तो आगे जाके 2 हम टाइप और पढ़ते हैं, एक सरल उत्तक होते हैं, दूसरे जटिल उत्तक होते हैं। सरल उत्तक वे होते हैं जो एक ही टाइप की कोशिकाओं से बने होते हैं, जटिल उत्तक वे होते हैं जो अलग अलग टाइप की कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल उत्तकों के एग्जांपल है जाइलम फ्लोएम।
जाइलम यानी जल का संवहन करने वाले, फ्लोएम यानी फल यानी भोजन का संवहन करने वाले। अब देखिए चालनी से याद रखना, चालनी जो होती है हम घर में चालनी का उपयोग करते हैं, जैसे आटे वगैरह को छानने के अंदर हम कहते हैं ना छानना है, तो छानने से या चालने से याद रखना। आटा क्या है, भोजन है, एक तरीके से फूड के रूप में हम खाते हैं, तो फूड से याद रखना। फूड या जो होता है उसे फ्लोएम से याद रखना आप। चालनी नलिका कोशिकाएं वो फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम के अंदर बात करें तो इसमें वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मर्दूतक, ये तो होती है जाइलम के अंदर। 4 टाइप की कोशिकाएं होती है जाइलम में भी, 4 ही टाइप की होती है फ्लोएम में। फ्लोएम में कौन कौन सी होती है, फ्लोएम में होती है एक तो चालनी नलिका कोशिकाएं, इसके अलावा इसमें सह कोशिकाएं होती है, और इसके अलावा इसमें जाइलम मर्दूतक और फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम रेस से पाए जाते हैं। तो ये 4 टाइप की कोशिका जाइलम फ्लोएम में होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये प्रश्न बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि ये बात मैं आपको बता सकूं। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जितने भी स्तनधारी होते हैं ऊंट लामा को छोड़कर उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, उसी प्रकार पादपों से भी प्रश्न आता है कि पादपों की कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो याद रखना है जो फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखिए साथियों, मैंने शुरुआत में ही एक बात आपसे कही थी, इस वीडियो से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी अब तक इस वीडियो में रुका हुआ है उसको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें इतने प्रश्नों में, मात्र अब तक 12 ही प्रश्न हुए हैं, 12 प्रश्नों में मैंने आपको कितना सारा कुछ बताने की कोशिश की। और डेफिनेटली यहां से मेरे द्वारा बोले गई हर बात से कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन एग्जाम में आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेगा। और यही अपनी टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है कि जो लगभग 780 से उससे भी ज्यादा प्रश्न होंगे, वहां से मेन एग्जाम में डायरेक्टली आपको कम से कम 30 प्रश्नों में से मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि 25 से ज्यादा प्रश्न मैं ऐसे बनाऊं जहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको, मैं भी तो कोशिश 30 में से 30 की है, लेकिन ये मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि आप देखोगे ना कि टेस्ट सीरीज देने के बाद या फिर मेन एग्जाम देने के बाद आप खुद कहोगे कि टेस्ट सीरीज हमने जो ली है ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। हमने इतने सारे कोर्स लिए, इतने महंगे महंगे कोर्स लिए। साथियों, ये हमारी मानसिकता होती है कि कोई 5000 के कोर्स को 3200 रुपए में, 3300 रुपए में जब देता है तो हम खुश भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी लेते हैं और उसका कोर्स भी लेते हैं। वहीं पर मैंने 200 रुपए में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसकी प्राइस मैंने 99 रुपए रखी। और जब मैंने कहा कि इसकी प्राइस वापस अब ऑफर खत्म हो रहा है 200 करूंगा, तो लोगों ने कहा आपने तो लूटना शुरू कर दिया। अभी अपनी अपनी मानसिकता है कि हम कुछ लोगों को 5000 रुपए देकर भी खुश रहते हैं और कुछ रात दिन जो इस चीज के लिए मेहनत करते हैं उनके लिए 200 रुपए देने भी इतना मुश्किल हो रहा है। और इसके बावजूद भी जिन्होंने कहा कि मुझसे नहीं दिया जाता उनके लिए मैंने फ्री भी करने की कोशिश की काफी साथियों के लिए। हालांकि अब मैं किसी के लिए फ्री नहीं करूंगा, ऑफर कल तक का रहेगा। 99 रुपीज का आपको लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारा आप मटेरियल आपने अगर ले रखा है, कोर्स इतना ले रखा है तो कोई जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज आप लें। लेकिन जो भी लेगा वो डेफिनेटली एग्जाम देने के बाद ये जरूर कहेगा कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए आगे बात करता हूं साथियों। कोशिका चक्कर जो है, सेल साइकिल जो होती है, इसी से रीड 2022 में प्रश्न आया था, इसलिए इस प्रश्न को इंक्लूड किया है। सेल साइकिल में आप देखें तो साथियों इसमें अलग अलग पूरा जो चक्कर चलता है, कोशिका का जो विभाजन होता है, हम बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं सबसे पहले कोशिका विभाजन की एक इंटरफेज अवस्था आती है, जिसमें कोशिका तैयारी करती है विभाजन की। उस इंटरफेज अवस्था में भी 3 अलग अलग अवस्थाएं पढ़ते हैं, G1, S और G2। ठीक है, जीवन अवस्था में क्या होता है कि जीवन में आपको मैं एक सिंपल बता देता हूं, जीवन में आरएनए का संश्लेषण होता है। एस अवस्था के अंदर सिंथेसिस की अवस्था जिसमें डीएनए का निर्माण होता है, और लास्ट जो G2 है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इंटरफेज की बात कर रहा हूं। इंटरफेज की 3 अवस्थाएं हैं, G1, ठीक है, S और G2। जीवन में आप देखोगे तो आरएनए का निर्माण हो जाएगा, आरएनए का संश्लेषण हो जाएगा। इसके अलावा डीएनए से संबंधित जो प्रोटीन होती है, डीएनए के निर्माण में जो सहायक प्रोटीन है उनका संश्लेषण भी जीवन में हो जाता है। हालांकि डीएनए खुद जो संश्लेषित होता है वो होता है एस अवस्था में, यानी डीएनए का संश्लेषण यहाँ होगा। आवश्यक प्रोटीन तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन खुद डीएनए एस अवस्था यानी सिंथेसिस अवस्था में बनेगा। और जो कोशिकाएं जीवन से एस अवस्था में नहीं पहुंच पाती है, जीरो अवस्था चली जाती है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती है, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जीवन के आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए उसमें विभाजन नहीं होता, उसमें जीरो अवस्था आ जाती है। अलग बोले, हालांकि बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है और पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। एस अवस्था में सिंथेसिस हो गया, डीएनए बन गया। G2 अवस्था क्या करती है? G2 अवस्था का मुख्य काम होता है ये आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो भी अपनी कोशिका विभाजन के लिए जो भी आवश्यक प्रोटीन होते हैं। स्पेशल एक प्रोटीन है डीएनए का संश्लेषण करने वाला, वो प्रोटीन यहां पर बनता है जो डीएनए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर आप खुद बता सकते हैं कि यहां पर प्रश्न दे रखा है कोशिका चक्र के भाग जो इंटरफेज अवस्था में डीएनए का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है अपनी जीवन अवस्था में। एस अवस्था में डीएनए खुद बनता है और
लास्ट की G2 अवस्था, उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है केवल, इसमें कोई डीएनए का नाम नहीं आएगा आपके लिए। तो ये मेरे हिसाब से। और एम अवस्था क्या है? जो एम अवस्था में हम कहते हैं जो पूरा होता है, पूरा विभाजन जो होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस प्रकार से ये दूसरा होता है, पहले इंटरफेज, फिर ये एम अवस्था, फिर हम बात करते हैं लास्ट में है जिसमें अंदर कोशिका का द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन भी 2 अवस्था से, एक पटलिका विधि होती है, एक खांच विधि होती है। पटलिका विधि पादपों में होती है, और जहां पर हम कहते हैं कि खांच विधि में खांसी बनती। पटलिका विधि में क्या होता है, देखिए इसमें पटलिका बनती है बीच में, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट का जमाव होता है इसके अंदर, और जिसके कारण पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो, इसके लिए ये पटलिका विधि इंपॉर्टेंट है। जबकि जंतुओं में देखें तो ये खांच विधि पाई जाती है, किस प्रकार से खांसी बनती है, खांच बड़ी होती है, कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन होता है 3 नंबर पे। तो प्रश्न कई बार सीक्वेंस में भी आ सकता है आपसे कि अवस्थाओं को एक सही क्रम में जचाइए। मैंने कंप्लीट कोशिका विभाजन को इतने समय में, कम से कम समय में बताने की आपको कोशिश की है। आगे देखिए, नेक्स्ट वीडियो अगर पसंद आ रही हो, मेरा पसीने से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पर कुछ अगर मैं कूलर वगैरह या फिर कुछ पंखे को या फिर अपने फैन को तेज करूँगा तो आवाज़ आएगी फिर माइक से, जिससे मैं नहीं चाहता कि इरिटेट होकर आप वीडियो छोड़ दें। मेरा मकसद होता है अपनी जितनी भी वीडियोस होती हो आप देखना, उसमें कितने ज़्यादा मेहनत करके आप सभी तक एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में। और आपको सच में सच्चाई या मेहनत नजर आती है तो आप अपना एप्रिसिएशन है वो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों तक शेयर करके कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ साथियों, नाइट्रोजन चक्र होता है, उसमें से कौन सा एक शब्द इससे संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, इस बार हमने एक टॉपिक जोड़ा गया है अपना चक्रों से संबंधित, जैव चक्र से संबंधित, जिसमें नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, अपने भू रासायनिक चक्र है, इनसे संबंधित एक नया टॉपिक इस बार जोड़ा गया है, तो उसी से एक प्रश्न उठा के बनाया है मैंने। नाइट्रोजन चक्र जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कई अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, अलग अलग इसमें स्टेप पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला एक स्टेप हम पढ़ते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन जो यौगिक अपने पाए जाते हैं वायुमंडल में, जो नाइट्रोजन वगैरह है, उसको नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, नाइट्राइट या नाइट्रेट, उसमें बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, यानी ये नाइट्रोजन अवस्था में इसमें होता है। नाइट्रिफिकेशन भी होता है, अमोनीकरण भी होता है, ये सारी होते हैं। लेकिन पेट्रोलियम वाला जो पार्ट है ये इसमें नहीं होता। पेट्रोलियम वाला हम कार्बन चक्र में पढ़ते हैं, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, तो ये चीजें इससे संबंधित नहीं है, ये कार्बन चक्र से संबंधित है। कौन सा ग्रेफाइट का एक उपयोग नहीं है? कार्बन के अपरूप से ये प्रश्न बनाया गया है। तो कार्बन के जो 3 मोस्टली देखा, हालांकि कार्बन के 3 अपरूप नहीं होते, कार्बन के अपरूप 2 ही होते हैं, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय की बात करें तो उसमें चारकोल, कोल, ठीक है ना, ये अपने काजल वगैरह या कोयला, कोयले के भी प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पिट है, लिग्नाइट वगैरह है। और लेकिन क्रिस्टलीय की बात करें, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय प्रूफ कितने होते हैं, तब हम 3 की बात करते हैं। हालांकि नए भी खोजे गए, लेकिन फिलहाल बुक में 3 ही दिए गए हैं। 3 में अगर बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। ग्रेफाइट जिसमें हम बात करते हैं अगर उसमें बात करें जो षटफलक होता है, यानी 6 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति इस प्रकार से होती है। प्रत्येक कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बनों से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक संरचना जो बनती है इस प्रकार से, बेंजीन वलय की जैसी सी। इस प्रकार हम देखें कि प्रत्येक कार्बन होता है इस प्रकार से 1, 2 और 3 से जुड़ा एक कार्बन फ्री होता है, जिसके कारण इसके अंदर हम कहते हैं कि अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक करने वाला एकमात्र ऐसी अधातु की हम बात करते हैं जो विद्युत का सुचालक भी है। इसके अलावा इसका और कार्य की बात करें, अगर ये सुचालक है तो इसका उपयोग इलेक्ट्रोड में कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए शुष्क स्नेहक के रूप में, बिल्कुल इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं क्योंकि विद्युत का चालन भी हो सकता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में नहीं करते क्योंकि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, जिसे हम बक्कीबोल भी कहते हैं या भी हम कहते हैं फुलरिन, ठीक है। फुलरिन का उपयोग किया जाता है, ना कि ग्रेफाइट का। और लोहे की वस्तु को पॉलिश करने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग नहीं होता, वो फुलरिन का होता है। अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये एक अम्ल क्षार से जो प्रश्न बना है उसका, और यही प्रश्न रीट में आया हुआ है अलग तरीके से। रीट शायद 2018 थी या 2021 थी, कंफर्म याद नहीं, लेकिन प्रश्न क्या था, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वहां उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए मैग्नीशियम होगा Mg और हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को। अब मैग्नीशियम देखिए सोडियम आता है, सोडियम पर +1 होता है, मैग्नीशियम पर +2 होता है, और हाइड्रोक्साइड होता है इस पर -1 होता है। अगर देखिए सूत्र बनाने का जो मेरा तरीका है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके दिमाग में जो भी सूत्र उसको सोचिए आप, जैसे आपको OH से संबंधित कौन सा सूत्र आता है और मैग्नीशियम से संबंधित कौन सा सूत्र आता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे OH से संबंधित ये पता है, NaOH नाम का एक सूत्र सुना है मैंने कभी ना कभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पढ़ा। लेकिन आप ये कहोगे कि सर सोडियम पर तो मुझे पता है कि कितने प्लस होते हैं, कि सोडियम पर तो +1 होता है, तो डेफिनेटली इस पर -1 होगा। तो यहां पर हमें पता चल गया इसकी जो संयोजकता है वो -1 हो गई। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है सोडियम के जस्ट बाद आता है, इस पर +2 होते हैं। अब ये 2 है, ये अकेला है, तो ये 2 नीचे आएगा, ये यहां पर आएगा, इसलिए इसका सूत्र जो बनता है MgOH का होल 2, इस प्रकार का सूत्र बनता है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का।
इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 10 या 10.5 तक होती है। अब 10 से ऊपर अगर कोई की पीएच हो या लगभग 10 हो, उसको हम हल्का, हम देखिए बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें ये अम्लीय कैसा होगा, प्रबल अम्लीय कौन सी होते हैं, या सॉरी यहां पर हम बात करें क्षारीय की, तो क्षारीय कौन सा होगा, वो एक दुर्बल क्षारीय होगा। दुर्बल क्षारीय क्या होता है, ये दुर्बल क्षारीय क्या होता है, एक मेगल ऑफ मैग्नीशियम कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय यौगिक है एक। तो यहाँ पर लगभग इसकी 10 एक पीएच होती है, 10 पीएच होने का ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच क्या होती है, तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की सांद्रता का माप होती है। सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाई थी, 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 7 से इस साइड चलने पर अम्लता बढ़ती जाएगी, 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना अधिक जाएंगे क्षारीय बढ़ती जाएगी। 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया, सिंपल सी बात। 17वां प्रश्न, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं उसका हुआ है। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रश्न। देखिए साथियों, इस पेपर को या जितने भी टेस्ट बनेंगे उसमें जरूरी नहीं है कि 30 के 30% हार्ड दिए जाए, क्योंकि हमारा मकसद किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टाइप के आप देखोगे तो इसमें लगभग 10% ऐसे हमने रखे हैं खुद जो इजी भी हो और जहां पर हम गलती भी कर सकते हैं, और उनकी भी भाषा को इस प्रकार से बनाने की कोशिश की कि पर्सन इजी होगा, लेकिन आप कहीं मेन एग्जाम में भाषा के कारण गलत ना कर दे उसको। इसलिए साथियों हर टाइप के पर्सन है, 10% बिल्कुल इजी है, 10 से 20% मॉडरेट लेवल के है, और 20 से 30 तक के पर्सन है वो अच्छे लेवल के पर्सन है, जिनको सभी साथी जिन्होंने 30 के 30% सही किया। हालांकि इस पेपर में मुझे नहीं लगता कि किसी साथी ने ईमानदारी से 30 के 30% सही किए होंगे। अगला टेस्ट जो होगा उसमें एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, कल जो टेस्ट होगा उसके टेस्ट का सॉल्यूशन और आंसर की आपको एक दिन बाद ही बताई जाएगी, ताकि आप अपने लेवल पर उसका टेस्ट दें, और हम जब उसके अनाउंसमेंट करेंगे उसमें टॉपर्स का, तब आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि कई साथी क्या करते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट का हमने ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, उसमें सारे उत्तर देख लिए और उत्तरों के आधार पर फिर से अटेम्प्ट किया, 53 सेकंड के अंदर अंदर 30 पर्सनों का सही उत्तर दे दिया, जो पॉसिबल ही नहीं है। हर इतने पर्सन बनाए गए, हर पर्सन पे सोचना पड़ता है। इस वीडियो को सॉल्यूशन कराने में कराते कराते मुझे 42 मिनट हो चुके हैं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी इस टेस्ट को करने में कम से कम आपको 20 मिनट से कम में अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि आप एक एक मिनट में पूरे प्रश्नों को कर दें। इसलिए अगले टेस्ट में हम जो 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उसमें 1 अटेम्प्ट का ऑप्शन रहेगा 24 घंटों के लिए। 24 घंटे के बाद जैसे ही आपको टॉपर्स बता दिए जाएंगे, उसके बाद आपके लिए सॉल्यूशन, उसका आंसर, और जो भी टॉपर है उनको अनाउंसमेंट कर देंगे। और उसके बाद इस टेस्ट को आप कितनी भी बार मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी भी रहेगी, आप जब चाहो टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और जब चाहो उसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और साथियों जो पीडीएफ की बात कर रहे थे साथियों, पीडीएफ मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो टाइम आप पीडीएफ को देखने में लगेंगे उससे अच्छा अपने ऐप का इंटरफेस है। इतना सिंपल इंटरफेस है, और जिसमें आप जैसे ही उसकी सॉल्यूशन पर क्लिक करते हैं, पर्सन आता है, उसके जस्ट नीचे उसका सॉल्यूशन आता है, अगला पर्सन आप चेक करोगे। पीडीएफ से भी ज्यादा इजी है वो ऐप को हैंडल करना। और पीडीएफ अगर देखो शेयर कर देंगे तो फिर उसकी कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। नोट्स अलग चीज होती है, टेस्ट के अंदर जो स्टूडेंट टेस्ट देना चाहता है वो यही चाहता है कि उसके उत्तर मुझे पहले पता ना हो। टेस्ट की पीडीएफ हर जगह वायरल हो जाएगी, हमारी इतनी सारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। हमने इतनी मेहनत की है, इतनी कम फीस में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं साथियों। कल तक का समय है, आप अच्छे से 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको सच में लगता है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलेगा, ये मत देखिए कि हमने मेहनत की है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। आपको फायदा मिलता है, आपके जितने रुपए लग रहे उससे ज्यादा फायदा मिलता है तो ही लीजिए, अदरवाइज आप मत लीजिए। बाकी आप जितने भी साथियों ने लिया है उनका रिव्यू जरूर ले लेना एक बार लेने से पहले, या जो भी ऐप का रिव्यू है वो आप देख लेना एक बार, लोगों ने किस प्रकार से इस चीज को अप्रिशिएट किया है। तत्वों की सक्रियता श्रेणी, यहां से डेफिनेटली मुझे लगता है मेन एग्जाम में जरूर प्रश्न आ सकता है। सक्रियता श्रेणी धातु का टॉपिक है, धातु है धातु वाला टॉपिक। हालांकि इस बार डायरेक्टली कहीं धातु है धातु नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सक्रियता कहीं ना कहीं तत्व है परमाणु इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द फिरता है, धातु है धातु का टॉपिक। रियलिटी यही है कि तत्वों की ही प्रकार होते हैं, धातु है धातु उपधातु, या आवर्त सारणी का टॉपिक भी कहीं नहीं दे रखा। लेकिन परमाणु आपको मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, बिना आवर्त सारणी में आपको पता है कि 17 नंबर पे कौन आता है। आवर्त सारणी पढ़ी होगी तभी तो पता चलेगा, तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आवर्त सारणी टॉपिक नहीं दिया गया, धातु है धातु नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको आना चाहिए वो, क्योंकि वो नहीं आएगा तब इन टॉपिकों में प्रॉब्लम होगी फिर आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि साथियों इससे रिलेटेड मैंने जितने भी टॉपिकों के चैप्टर बताए हैं वो वही चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही चाहिए, उसको इग्नोर आप नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो यहां पर देखिए तत्वों की आवर्त सारणी की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तब कभी नहीं भूलोगे आप इससे रिलेटेड। देखिए तत्वों की आवर्त सारणी का एक निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है साथियों। सब देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, पैसों के लिए मैं आज फैशन लेकर आया हूं।
पेसो के लिए मैं आज फेसन लेकर आया हूं। ये ट्रिक है एक सिर्फ समझने के लिए। इस लाइन को आप याद रख लोगे तो आपकी सक्रियता श्रेणी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पे से याद रखना पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया। सो से याद रखना सोडियम, के लिए से याद रखना कैल्शियम, में से मैग्नीज, ठीक है। आ से यहां से याद रखना एल्यूमिनियम आ, और जय से याद रखना जिंक, फे से Fe, एस से Sn, फेसन FeSn। लेकर के लिए पेसो के लिए मैं आज फेसन सॉरी के लिए नहीं, यहां पर ऊपर हो गया, फेसो के लिए मैं आज फेसन लेकर आया हूं। लेकर, ले से याद रखना लेड, ठीक है, लेड। और फिर आगे बात करें लेड लेकर आया हूं है से हाइड्रोजन। तो ये मैंने पूरी सीक्वेंस आपको बता दी कि सबसे ज्यादा सक्रियता इसके अकॉर्डिंग देखिए, हालांकि लिथियम की सबसे ऊपर होती है अगर बड़ी क्लासों में देखें, लिथियम, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सोडियम, फिर सॉरी पोटेशियम, फिर बात करते हैं सोडियम। तो ट्रिक सिंपल सी है, पेसो के लिए मैं आज फेसन लेकर आया हूं। यहां तक आपको पता है। नीचे नीचे से कौन आता है आपको पता है, सोना सबसे कम सक्रियशील है, इसीलिए पृथ्वी के नीचे से वो बिना किसी भी यौगिकों के रूप में सीधा ही मिलता है सोना। सोने को किसी से क्रिया करता भी नहीं है सोना। और सोने की क्रिया के लिए एक विलयन बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं, हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है ना, अम्ल राज कहते हैं, जिसमें HCl और HNO3, HCl 3 अनुपात में और HNO3 1 अनुपात में मिलाया जाता है। इसके अलावा बात कर रहा हूं यहां पर सक्रियता श्रेणी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर आता है यहां पर मैग्नीज, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर अब यहां पर लोहा, फिर यहां पर टिन, फिर लेड, और फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे देखें तो वहां पर कहीं आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर बच गया, कॉपर के जस्ट नीचे आती है चांदी, चांदी से भी नीचे आता है अपना सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील है, और ऊपर से देखें तो सोडियम से, अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले आएगा सोडियम, सॉरी पोटेशियम, और फिर आता है अपना सोडियम, और फिर आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग आगे देखिए तो कैल्शियम है क्या, नहीं है। आप पहले यही देख लो कि ये दोनों पहले आएंगे, तो इस किसी में भी इसे दो पहले है क्या, है ही नहीं, तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। दो का भी आपको पता है, तो पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आएगा देखो यहां पर, अगर आप देखोगे ना यहां पर ये रहा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के जस्ट बात आप मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी भी इसके नीचे आती है। इस प्रकार हम आवर्त सारणी, और मैं आपको बाकी 10वीं क्लास में जो नीचे चैप्टर हैं वो दिखा भी दूंगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। सममांगी मिश्रण, देखिए हर एक टॉपिक से प्रश्न बनाया है, सॉरी सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें पूर्ण रूप से अगर कोई चीज आपस में मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, चाय है उसको बिना छाने हुए पीते हैं तो ऊपर की चाय तो अच्छी लगती है, लेकिन नीचे जो चाय पत्ती होती है उसके कारण उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। यानी ऊपर और नीचे विलयन पूर्ण रूप से नहीं घुला हुआ, ऊपर अलग स्वाद आ रहा है, नीचे अलग टेस्ट आ रहा है। फिर अगर बात करें हम कि अगर चाय है वो पूर्ण रूप से छनी हुई है तो ऊपर का टेस्ट और नीचे का टेस्ट एक समान होता है। पूर्ण रूप से अगर कोई चीज घुल गई तो छनी हुई चाय एक प्रकार से सममांगी, और बिना छनी हुई एक प्रकार से हम कह सकते हैं विषमांगी है। और जितने भी अगर बात करें यहां पर देखिए साथियों, अगर सममांगी विषमांगी की जल में चीनी घुल सकती है पूर्ण रूप से, हमें कहीं पर भी ये पता नहीं चलेगा कि ऊपर कम चीनी नीचे कम चीनी है, पूर्ण रूप से अगर घुली हुई है तो वो सममांगी है। चीनी और नमक, ये चलो इस पे बाद में बात करें, जल में नमक भी घुल सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाएगा, यानी वो गैस के रूप में फॉर्म में आ जाए तो घुल जाता है मतलब। इसके अलावा चीनी और नमक दोनों ही ठोस है, वो आपस में पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं, अलग अलग दिखाई देंगे दोनों की अवस्थाएं। इसलिए ये एक कैसा विलयन है, यह एक कैसा विषमांगी विलयन है, ठीक है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। चीनी और नमक विषमांगी, बाकी सभी सममांगी के एग्जाम्पल है। ये भी बुक्स एज इट इज उठाए गए। नेक्स्ट है 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान यानी जो मास है वो क्या होगा। अब देखिए यहां पर बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कैसे ये फॉर्मूले से किस प्रकार से इनको निकालते हैं। हमें पता है सोडियम जो होता है ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है 11 नंबर पे। 11 परमाणु क्रमांक यानी प्रोटोनों की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। अगर बात करें इसका परमाणु भार कितना होता है, जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 23। क्योंकि देखिए साथियों आप 10 से 20 के बीच चलेंगे तो आपको सम संख्याओं में डबल करना है, विषम संख्याओं में डबल से एक ज्यादा करना होता है। विषम यानी 11 विषम संख्या तो 11 का डबल 22 और 22 एक ज्यादा 23, भार हो गया इसका 23। ये 23 कितने सोडियम का, एक सोडियम का, यानी 23 गुना 2 करना पड़ेगा, यानी 46 तो हो गया सोडियम का केवल Na2 का। फिर बात करते हैं सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर आता है अपना 16 नंबर पे, ठीक है 16 नंबर पे। 16 नंबर पे सल्फर आ गया। एक सल्फर 16 नंबर पे आता है, ना कि इसका भार होता है, यानी वो कितना होता है, वो होता है 32। तो ये हो गया 32, 16 दूनी 32, यानी डबल है, सम संख्या तो डबल कर देते हैं। लास्ट में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसका भार होता है 8 दूनी 16, यानी एक ऑक्सीजन का भार 16 है तो 3 का कितना होगा 48, तो ये हो गया 48। अब इस प्रकार आप देखोगे 48, 32 और 46 इसको काउंट करते हैं। 48 और ये 2 हो गए यानी 50 और 3 हो गए 80 और यहां पर बात करते हैं तो 126 आता है उत्तर, यानी कुल इसको अगर टोटल करते हैं 126 उत्तर आएगा इनको जब आप काउंट करेंगे।
ठीक है ना, इसको जोड़ सकते हो आप, 126 आंसर आता है। 126 आता है, वो कितने का है, वो 1 मोल का है साथियों, ये भी देखना है। 126 मैंने ऑप्शन नहीं दिया हालांकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मुझे अगर 126 भी देता तो बहुत से साथी वो भी कर देते, लेकिन फिर भी आप याद रखना यहां पर इसका सही आंसर क्या है, 10 मोल है। एक देखिए ये भी एक टॉपिक है अपना, अगला ही टॉपिक है परमाणु, उसी से संबंधित है, आपको याद रखना चाहिए कि एक यहां पर देखिए जो अणुभार होता है, अणुभार बराबर होता है, हम कहते हैं 1 मोल के, 1 मोल बराबर खुद होता है एक अवगाद्रो संख्या के, यानी 6.22 इंटू 10 की पावर 23, ये होती है अवगाद्रो संख्या, जो भी बराबर भी होती है 22.4 लीटर के भी। तो ये कुछ संख्या ही होती है, अणुभार के बराबर होती है सारी, लेकिन अणुभार इसका हमने बात किया 126 अणुभार है, यानी ये 1 मोल के बराबर हुआ है, 10 मोल के बराबर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर कितना आएगा, तब इसका आंसर आएगा 1260 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम में यहां पर हमने काउंट किया है इसको। आगे चलिए आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व है। अब बहुत से साथियों को ये प्रश्न जो फर्स्ट टाइम जिसने देखा है उसके लिए बहुत कुछ नया सीखने को उनको मिला होगा, क्योंकि उनको लगता है हीरा है, ओजोन है, ये तो तत्व कैसे हो सकते हैं। साथियों तत्व की रियल में परिभाषा यही होती है कि एक समान परमाणु से बने हुए सभी जितने भी पदार्थ हैं वो तत्व ही है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि एक सारे तत्व मिलकर तो अणु बना लेते हैं, ऐसा नहीं है साथियों, जिसके अंदर एक ही समान परमाणु हो वो तत्व ही होते हैं। जैसे कि बात करें ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, एक ही समान ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं तो वो तत्व ही कहलाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर, ठीक है ना, यही सल्फर इसलिए डाला है मैंने क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आया था 2018 के अंदर, वहां पर यह प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, वहां पर गंधक ऑप्शन दे रखा था इस प्रकार से। हालांकि यहां पर प्रश्न सूक्ष्म मात्रिक तत्व का आया था, लेकिन मेरा मकसद यह है आपको बताऊं गंधक क्या होता है, सल्फर होता है यहां पर। और नेक्स्ट है हीरा, हीरे क्या होता है, हीरा खुद कार्बन का शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध रूप जो कार्बन का वो हीरा ही होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, ये ऑक्सीजन से बना होता है, ये सल्फर होती है। और पित्तल जो होती है, ये पिताजी ट्रिक्स याद रखिए, पित्तल जो होती है वो तांबे और जिंक से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु जो होती है वो तत्व नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 का उपयोग करें, 2 अलग अलग परमाणुओं का। इसके लिए हम कह सकते हैं इसमें 1, 2 और जो 3 होते हैं वो तत्व है, बाकी तत्व नहीं है। आई होप ये चीजें आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पर जरूर मिला होगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ह्यूमन की जो आईज होती है जिसमें उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। और लेंस के अगर पीछे की ओर बात करें साथियों, लेंस जो है मान लीजिए लेंस तो है यहाँ पर आगे की ओर, लेकिन यहाँ पर जो रेटिना वाला पार्ट है, यहाँ पर जो हमारे प्रतिबिंब बनता है लेंस से, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा बनता है। आप जैसे भी किसी भी वस्तु को देखते हो वो आपको आंखों में उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें तो हर चीज सीधी दिखाई दे रही है। हमेशा याद रखना साथियों, प्रतिबिंब जो जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, आभासी हमेशा सीधे होते हैं। इसमें हर जगह पे लागू कर लेना है बात। दूसरी बात, आंखों में फिर हमें चीजें उल्टी क्यों नहीं दिखाती, ये काम होता है हमारी आंखों में विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु, एक होती है शलाकाएं, कोण और रोड्स। कोण होते हैं अलग अलग, जैसे हम ये लाते हैं ना कोण खाने के लिए, फ्लेवर आते हैं आइसक्रीम के, अलग अलग कोण कहते हैं जिन्हें भी, कोण में अलग अलग फ्लेवर अलग अलग कलर आते हैं। तो याद रखना हमारी आंखों में कलर डिफरेंस का काम करते हैं कोण, शीशे कलर, शीशे कोण याद रखना आपको। रोड्स होती है शलाकाएं, इस प्रकार की सीधी जो शलाकाएं कहते हैं जिन्हें रोड्स है, ठीक है ना, शलाकाएं। शलाकाओं का काम होता है मंद प्रकाश में भी हमें दिखाई देने में मदद करती है, यानी आपको कहीं ना कहीं चीजों को भी रिलेट कहां कर सकते हो, मंद प्रकाश में कौन से रोग में दिखाई नहीं देता, तो वो होता है हम कहते हैं विटामिन ए से जो रोग होता है, हम कहते हैं विटामिन ए से जो रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं रतौंधी, ठीक है ना, रतौंधी रोग में होता है उस व्यक्ति को, रतौंधी रोग में भी हम कहते हैं कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता क्योंकि शलाका कोशिकाएं प्रभावित होती है। दूसरा, कोण कोशिकाएं जो कलर से संबंधित है, तो कलर जो विजन का प्रॉब्लम आती है, यानी हम कह सकते हैं वर्णांधता रोग, वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, अपनी कोण कोशिकाओं से संबंधित है। ये कोशिकाएं और मस्तिष्क का काम होता है उसी प्रतिबिंब को सही रूप में हमें दिखाना, जबकि हमारे रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, और उल्टा हमेशा कैसा होता है, वो होता है वास्तविक, यानी हमें चीजें दिख रही हैं वो रियल में हमारे सामने है, वास्तविक भी है, लेकिन हमारी आंखें उसको उल्टा देख पा रही है, तो ये वास्तविक उल्टा होता है हमेशा। आंखों में लेंस कौन सा होता है, तो याद रखना उत्तल लेंस होता है। और लेंस की क्षमता को यानी कंट्रोल करने के लिए पावर भी होती है, अपने छिकने जो पेशियां होती है वो कंट्रोल करती है, उसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कार्तिक चिन्ह परिपाटी, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं साथियों लेंस में और दर्पण में, जहां पर दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र की बात करते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं दर्पणों में। दर्पण जब भी हम बनाते हैं तो हमें पता होता है किस प्रकार से बनाकर बीच में एक अक्ष खींचते हैं, इस प्रकार से ये उसका द्वारक होता है, ये पार्ट से यहां से लेकर ये पार्ट तक ये एक मुख्य अक्ष होता है, ठीक है ना। ये पार्ट यहां तक अगर बात करें, चलो इसकी बीचों बीच का पार्ट जहां से, यानी इसका अगर बात करें ये वाला पार्ट, ये होती है इसकी त्रिज्या, और ये वाला पार्ट होता है इसकी फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। अब इस चीज में हमें एक बात याद रखनी है, इस साइड जो लेफ्ट वाली साइड उसमें हमेशा माइनस का निशान, इस साइड प्लस का निशान यूज लेते हैं।
आप कभी भी लेंस में भी देख लेना, लेंस में भी आप बात करते हैं इस प्रकार से, जितने भी प्लस के माइनस के चश्मे होते हैं उनमें भी इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और खास करके लेंस से या दर्पण से बनने वाले न्यूमेरिकल होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमने अच्छे से नहीं समझी हुई होती है। चिन्ह परिपाटी नहीं समझते तो पता ही नहीं चलता कि हम जो आई बटा एफ बराबर आई बटा वी प्लस आई बटा यू जो होता है, जो हम दर्पण सूत्र जिसे कहते हैं, उसमें आई बटा वी जो है उसमें हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अगर कोई भी चीज इस साइड है तो उसका माइनस में उपयोग करते हैं, कोई चीज इस साइड बन रही है तो उसका हम प्लस में उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी और प्रतिबिंब है वो किसी भी साइड बन सकता है, उसका हम नहीं कह सकते वो आभासी है या फिर वास्तविक, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बिल्कुल हमेशा हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो इसी साइड से हम आपतित करवाते हैं, तो बिल्कुल हमेशा ही बाईं तरफ से हम इसको लेते हैं, लेफ्ट साइड से। मूल बिंदु जो होता है अपना, जो मूल बिंदु होता है कि बाईं ओर, यानी इससे बाईं ओर, लेफ्ट साइड ओर, ठीक है, मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। साथियों ये बात गलत है। लेफ्ट साइड में हमने अभी बात की है कि इस साइड माइनस होती है, इस साइड प्लस होती है। यहां पर मान लीजिए 0 है तो इस साइड हम कहते हैं लेफ्ट में तो माइनस है, जबकि यहां पर धनात्मक लिखी, धनात्मक ना होकर ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिल्कुल बिंब जो होता है यानी जो मेन इमेज है, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है लेकिन बिंब हमेशा लेफ्ट में होता है। प्रकाश भी हमेशा लेफ्ट से आता है, लेफ्ट में माइनस और राइट में हमेशा प्लस निशान होता है। ये चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ रूल है जो आपको आने चाहिए। इसलिए ये धनात्मक वाला पॉइंट क्या है इसमें, ये असत्य कथन है और असत्य ही हमें पूछा गया है। 24वां प्रश्न है, निम्न में दिए गए कुछ प्लैनेट्स आपको दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं आपको दी गई हैं, उनको सुमेलित करके बताना है कि कौन से प्लैनेट की कौन सी विशेषता है। एग्जाम में ऐसे अक्सर प्रश्न आते हैं, जैसे मेरी रीड के अभी 2022 में मेरा प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। यहां से डायरेक्टली मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है, इतना कम घनत्व होता है उसका, और वो होता है शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह का घनत्व इतना कम होता है वो पानी पर भी तैर सकता है। इसके अलावा प्रश्न ये भी है, लाल ग्रह कौन सा है। ये प्रश्न इस प्रकार के यानी प्लेनेट से जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको एक ही प्रश्न में सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह या सबसे जो गर्म ग्रह होता है वो होता है अपना शुक्र ग्रह। विनस जो होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, इसे भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, और पृथ्वी के समान लगभग इसका जो व्यास वगैरह यानी लगभग पृथ्वी के समान से होता है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे। पीला ग्रह अगर बात करें, ये तो गया इसमें, पीला ग्रह जो होता है वो होता है अपना शनि ग्रह। शनि ग्रह जो होता है अभी मैंने आपको बताया, शनि ग्रह जो होता है वो इतना हल्का होता है कि पानी पर भी तैरेगा। अगर कोई बड़ा, अगर टब इतना बड़ा लेकर आए जिसमें शनि को रख सके तो शनि पानी पर भी तैर सकता है, इतना कम उसका घनत्व होता है। लाल ग्रह हमें पता है, लाल ग्रह अगर लोहे की यानी फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो मंगल ग्रह होता है उसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। मार्स जो है वो लाल होता है, यानी वो लाल दिखाई देगा क्योंकि उस पर फेरस ऑक्साइड वगैरह की मात्रा ज्यादा होने के कारण, लोहे धातु की मात्रा अधिक होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न था जो बच्चों ने डाउट, आप जो भी रिपोर्ट करते हो ना प्रश्नों को, वो मेरे तक मेल में आती है। मेल जो होता है उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि आपने इस प्रश्न पर रिपोर्ट की है, इस प्रश्न में आपको जो कुछ डाउट है, और वो मुझे मेल के रूप में मिलते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा सर बाह्यतम ग्रह तो 4 होते हैं, आंतरिक ग्रह भी 4 होते हैं। साथियों आपने ठीक से उस लाइन को नहीं देखा, यहां पर आउटर मोस्ट लिखा हुआ है, ना कि आउटर। बाह्य और आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, मैंने आपकी बात मान ली। टोटल 8 ग्रह होते हैं अपने सौरमंडल में, जिसमें से हम बात करते हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ये आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में बात करें तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ये बाह्य ग्रह। लेकिन बाह्यतम का मतलब क्या होता है, सबसे बाहर कौन सा ग्रह है, जो सबसे ठंडा है, जिसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो वो ग्रह है, वो है अपना बाह्यतम ग्रह, जैसे हम कहते हैं वरुण ग्रह। सबसे लास्ट में जो होता है उसे हम कहते हैं वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। तो इस प्रकार अगर देखें तो पहले के अंदर जो होगा सर्वाधिक चमकीला ग्रह वो हो गया अपना बी। यहां पर आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व करें तो ऊपर हमेशा लिखा करें कि इसमें बी होगा। पीला ग्रह है वो होगा ए, लाल ग्रह होगा वो होगा ई, और बाह्यतम ग्रह होगा वो होगा अपना सी। तो बी, ठीक है, ए सॉरी हाँ बी ए ई और सी। बी कहां गया, बी है और फिर है ए, फिर है ई और फिर है सी, ठीक है। ये आपको दिखेगा चौथे ऑप्शन के अंदर बी है, ठीक है। पहले सर्वाधिक चमकीला शुक्र ग्रह हो गया, पीला ग्रह यहां पर देख रहे हैं शनि हो गया, बी ए, लाल ग्रह हो गया ई, बी ए ई और फिर सी। बिल्कुल सही है, चलो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, कौन से भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, बॉडी बूस्टर फूड। देखिए साथियों यही प्रश्न रीड अगर बात करें, रीड 2018 के अंदर एक प्रश्न आया था, ऊर्जामान के आधार पर कौन सा भोजन है वो सबसे अधिक ऊर्जामान कौन से भोजन का होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें ऑप्शन इस प्रकार से था, मांस मछली था, दूध था, वसा युक्त खाना था, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो शायद एक हरी सब्जियां दे रखी थी।
कैलोरी मान सबसे अधिक किसका होगा? कैलोरी मान सबसे अधिक होता है वसा युक्त खाने का। 1 ग्राम अगर बात करें, 1 ग्राम वसा के अंदर लगभग 9.3 किलो कैलोरी। ये याद रखना, हालांकि ये किलो छोटा होता है मात्रक, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर किलो कैलोरी का उपयोग करते हैं, कैलोरी का नहीं करते। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है लगभग 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी। यानी इसमें अगर कैलोरी के आधार पर बात करें ना तो दुगने से भी ज्यादा अधिक होती है वसा में। लेकिन यहां पर प्रश्न आ रहा है, देखो शरीर को सबसे पहले ऊर्जा देती है कार्बोहाइड्रेट, शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से। लेकिन शरीर की वृद्धि विकास में अगर इंपॉर्टेंट कोई है, शरीर का वर्धक है, वो अपना प्रोटीन है। शरीर की मसल्स की ग्रोथ में, शरीर के विकास में, वृद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। इसलिए प्रोटीन को कहते हैं शरीर वर्धक, यानी जो अपना बॉडी बूस्टर फूड है वो शरीर वर्धक, वो प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन की कमी से रोग भी होते हैं, मेरास्मस और साथ में क्वाशियरकोर रोग। ये 10th क्लास आरबीएससी की फर्स्ट चैप्टर में इस प्रकार के 2 नाम दे रखे थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्वाशियरकोर और मेरास्मस। क्वाशियरकोर रोग होता है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और जो मेरास्मस रोग है वो याद रखना, मेरे से मस्त कोई नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अच्छी कार्बोहाइड्रेट, अच्छी प्रोटीन है। तो प्रोटीन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो, यानी एनर्जी की भी कमी हो जाए, प्रोटीन की भी कमी हो जाए, तो मेरास्मस रोग हो जाएगा। केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर होता है बच्चों के अंदर मोस्टली, ठीक है। और आपने देखा भी होगा 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर आप देख लेना, उससे समझ। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, भौतिक परिवर्तन से संबंधित विशेषताएं बताइए। देखिए साथियों, यहां पर कहीं भी नहीं, कौन सी विशेषताओं का मतलब ही क्या होता है कि इस जो टॉपिक है, यानी जो बात कर रहे हैं हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक बच्चे ने रिपोर्ट किया था कि सर आपने इस प्रश्न में दे ही नहीं रखा कि क्या बताना है। तो साथियों साफ साफ इसमें दे रखा है भौतिक परिवर्तन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, वो आपको बतानी है। इसमें हाँ नहीं जैसी कोई बात ही नहीं थी। पहली बात है, क्या ये परिवर्तन स्थायी होते हैं? क्या बिल्कुल नहीं होते साथियों। अगर आप बर्फ से पानी बनाते हो तो पानी से वापस बर्फ भी बनाई जा सकती है, ये अस्थायी होते, ये स्थायी नहीं होते। पहली बात गलत है। दूसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता साथियों। नए पदार्थ होता क्या है रियल में? पदार्थ वो वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई आयतन हो। नए पदार्थ का मतलब ये, जैसे आप जल है, बर्फ का सूत्र भी H2 है तो पानी का सूत्र भी H2 ही रहेगा। आपका उसका नया पदार्थ, कोई नई चीज नहीं बन रही है, वो पानी है, वो बर्फ है, बर्फ से वापस पानी बन सकता है, कोई नई चीज नहीं बनी है। इसका मतलब ये बात सही है भौतिक परिवर्तन में। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब भी यही बात है। इस प्रकार से जो निशान हम दर्शाते हैं किसी भी हम सूत्र, इसमें किसी भी समीकरण के अंदर, तो वहां पर इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय। यानी H2 इस साइड है, बर्फ मान लीजिए H2, और एक साइड में पानी मान लीजिए, ये दोनों दिशाओं में चल सकती है। अगर और प्रतीव जो दोनों दिशाओं में विक्रिया चलती है उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय विक्रियाएं। तो उत्क्रमणीय होती है बिल्कुल, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं सामान्यतः। आगे बात करें, यह परिवर्तन अस्थायी होते, बिल्कुल स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं, इनमें बदलाव किया जा सकता है। यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय नहीं होते, ये तो उत्क्रमणीय होते हैं। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सभी गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, बाकी सभी गलत है। पहला और पांचवा गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूना देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, चूना पत्थर CaCO3 बिना बुझा हुआ, यानी उसमें पानी नहीं डाला तो ये रहेगा, पानी डाल दिया तो उसमें CaOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा। ये बुझा हुआ है, ये बिना बुझा हुआ है, ये चूना पत्थर है। ये तीनों अलग अलग सूत्र हैं। यहां पर देखिए साथियों, हम जब बात करते हैं कि दीवार की सफेदी में साथियों इसका उपयोग नहीं करते, हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए याद रखना, पानी डालते हैं फिर उसको हम कहते हैं ना, अपने कली बनाते हैं, अपनी भाषा में जैसे कहते हैं ना वो, यानी सफेदी करने में जिसका उपयोग करते हैं वो बुझा हुआ चूना नहीं होता, वो बिना बुझा हुआ चूना नहीं होता, वो बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ, यानी पहली बात गलत है इसमें। दूसरा है सीमेंट बनाना, बिल्कुल ये प्रश्न रीट में आया हुआ प्रश्न है कि सीमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सबसे ज्यादा में लगभग 60 से 65% सीमेंट के अंदर पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यानी सीमेंट बनाने में इसका बिल्कुल उपयोग करते हैं। अधिक इसका मिलान कर देंगे तो सीमेंट में दरार भी पड़ जाती है ज्यादा इसका उपयोग करने पर, तो इसका 60 से 65% उपयोग भी करते हैं। इसका मतलब इसमें केवल B सही होगा, A सही नहीं होगा। नेक्स्ट आगे 28वां प्रश्न, आकृतियों से संबंधित जो अंग दे रखे हैं और उनके कुछ अंग या कुछ ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं, आपका उनको मिलान करना है। अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जिनको एक ही प्रश्न बनाकर आपके सामने पेश किया गया है। सेम के बीज की आकृति का क्या होता है? तो हम किडनी का टॉपिक जब पढ़ते हैं वृक्क का, तो हमें पता चलता है किडनी की आकृति हमें लिखाई जाती है, सेम के बीज की आकृति क्या होता है, लगभग कांजू शेप हम कहते हैं ना, जैसे कांजू के जैसा। तो इस प्रकार से जो शेप होती है ये क्या होती है, ये सेम के बीज की आकृति होती है। नेक्स्ट है तितली। तितली का मतलब जो कैपिटल H की आकृति की या इस प्रकार से आकृति की अगर बात करें, ये होती है अपनी थायराइड ग्रंथि।
ठीक है ना। गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो तितली के आकार की हो रही है। मटर के दाने के आकार की हम कहते हैं कि इसकी साइप के अकॉर्डिंग हम होती है अपनी पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। और अंग्रेजी के ज्याकृति की एक 10th क्लास में दूसरा चैप्टर है अपना मानव पाचन तंत्र का टॉपिक है, उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में भी कि जो अमाशय होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल ज्याकृति का होता है। तो इसमें अगर आप देखें ना, सेम का बीज है वो होगा सी, तितली आकृति है वो होगा ए थायराइड, मटर का दाना है वो हो गया बी, और अंग्रेजी के ज्याकृति का वो डी, CABD यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28% अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपको आज बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही होगी। और कंप्लीट जो वीडियो को देख रहा है अब तक, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सीरियस है कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करूँ मैं। ये नहीं है कि आप अपना, देखिए साथियों, इसमें कोई ये नहीं है कि इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं डांस करना शुरू कर दूँ या कुछ और करूँ। मेरा काम कम से कम समय में इतनी स्पीड से भी मैं तब बोलता हूँ ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो, आपका समय बचा सकूं। बस इसी कारण से आपको कई बार लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलते हैं, लेकिन जिन बच्चों को, कई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं वो पढ़ते समय 1.5 या 2 की स्पीड से वीडियो देखते हैं अपना समय बचाने में। मैं कोई भी वीडियो को 1 की स्पीड से देख ही नहीं पाता हूँ। नॉर्मल भी वीडियो देखता हूँ तो मेरा ये दिल करता है कि कम से कम 1.5 की स्पीड अपना समय बचाऊँ मैं, क्योंकि उसमें हमें नॉलेज कई बार क्या होता है पहले से पता होता है और वो चीज़ रिपीट मोड में देखते हैं तो एक की स्पीड से हम देख भी नहीं पाते। तो इसलिए मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट अब तक जुड़ा हुआ है, इसको देख रहा है, तो वो निश्चित रूप से कुछ सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ नया सीखना चाहता है। वो आगे बात करता हूँ 29वां प्रश्न, जिसमें भी कई एग्जामों के आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। कुछ डिजीज और उनसे होने वाले कुछ टेस्ट इसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा टेस्ट किस डिजीज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पहचान करके आपको असुमेलित यानी जो सही से सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है आपको, मिस कौन सा पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पर विडाल परीक्षण जो होता है साथियों, विडाल टेस्ट जिसे हम कहते हैं विडॉल, यानी किसी व्यक्ति के अंदर एक, देखिए एक मैं बताऊंगा, आंतरिक बुखार, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार या मोती जरा कहते हैं। टाइफाइड को टाई से याद रखना, टाई के जैसी संरचना, टाई लंबी होती है, इसी प्रकार पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है अपना छोटी आंत। नाम छोटी आंत है क्योंकि उसका व्यास कम होता है इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं। लेकिन सबसे लंबा अंग अगर बात करें 6 से 7 मीटर की अकेली अपनी छोटी आंत होती है, लगभग 6.5 मीटर की। अगर बात करें साथियों दूसरी बात, छोटी आंत यानी आंत प्रभावित होती है। अब हम कहते हैं कि जिसकी आंत प्रभावित हुई उसका खाना जो खा रहा है वो खाना उसका पचेगा नहीं ठीक से, ठीक है, उल्टी दस्त ज्यादा होने के कारण, यानी उसका हम कहते हैं डोल से बेडोल हो गया, डोल से बेडोल हो गया आंत की बुखार के कारण, यानी उसकी आंतरिक बुखार, मियादी बुखार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। यानी टाइफाइड जो रोग होता है बिल्कुल उसमें विडोल टेस्ट किया जाता है। डोल से बेडोल हो गया, विडोल बेडोल कब हुआ, जिसकी आंत में प्रभावित हुआ उल्टी दस्त के कारण, यानी उसका वजन वगैरह घट गया तो उसका नाम पड़ गया विडोल। विडोल टेस्ट संबंधित है टाइफाइड से, मोती जरा से बिल्कुल। मोन्टेक्स परीक्षण, मोन्टेक्स परीक्षण की बात करें साथियों, ये अपनी काली मौत यानी जो ब्लैक डेथ है जिसे प्लेग रोग भी कहते हैं, ये चूहे वगैरह से कारण जो आपने पढ़ा भी होगा निसेरिया, इसमें सॉरी ब्लैक जो डेथ होती है, हम बात करते हैं यहाँ पर पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक जो जीवाणु होते हैं उसके कारण ये रोग होता है जिसे हम कहते हैं प्लेग रोग, ठीक है, प्लेग रोग। और इसके अलावा मोन्टेक्स जो परीक्षण होता है वो काली मौत या प्लेग से संबंधित नहीं होता, ये मोन्टेक्स होता है टीबी से संबंधित, ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है ना। ये भी देखो एक बात और था, मैं इसलिए लिखा है मैंने प्रश्न 2015 में एक प्रश्न आया था, ये टीबी लिखते समय में बीच में डॉट लिखते हैं हम, शॉर्ट में एक ही नाम लिखते हैं, देखिए बाकी सभी रोगों के पूरे नाम लिखते हैं, शॉर्ट में टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस को शॉर्ट भाषा में टीबी बोलते हैं हम। टीबी लिखते समय बीच में डॉट लगाते तो डॉट से याद रखना। एक परीक्षण एक कार्यक्रम चलाया गया है डॉट्स, और इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स पूरा होता है, फुल फॉर्म होती है किसकी, डॉट्स की। डॉट्स किससे संबंधित एक प्रोग्राम है, वो है टीबी से संबंधित। टीबी की जांच क्या होती है, वो होती है अपनी मोन्टेक्स परीक्षण। तो ये आपको याद होना चाहिए, टीबी से संबंधित, इससे संबंधित नहीं है। आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो कोरोना बीमारी चली है, कोरोना के अंदर एक जांच की जाती है आरटीपीसीआर, आपने नाम सुना होगा। आरटी का मतलब यहां पर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है साथियों, जब हम डीएनए आरएनए का जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलती है कि हम मोस्टली देखते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनना हम कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से जब डीएनए बनता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर क्या होती है, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिससे डीएनए की फोटोकॉपी वगैरह करने में हम मदद काफी मिलती है। एड्स वगैरह में भी आरटीपीसीआर का उपयोग किया भी जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, पीसीआर का उपयोग एड्स में भी करते हैं, लेकिन पीसीआर जो होती है वो एक प्रक्रिया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए की एक प्रकार से फोटोकॉपी निकालने की मशीन मान लीजिए इसे। एलिसा परीक्षण जो होता है, एलिसा का पूरा नाम भी आपको आना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे, ये होता है एलिसा का पूरा नाम जो एड्स से संबंधित है। एड्स की जो जांच होती है उसे कहते हैं एलिसा, लेकिन यहाँ पर मोन्टेक्स जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है, अपनी प्लेग से या काली मौत से संबंधित है।
तो बिल्कुल एक ही प्रश्न में काफी कुछ आपको जितने भी परीक्षण हैं उनकी जांच। देखिए आजकल एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रश्न नहीं आ रही कि कौन सा जीवाणु जनित है विषाणु जनित है, आपको ज्यादातर आपके उनके टेस्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। डीपीटी, बीसीजी का टीका, इसके पूरे नाम, डीपीटी का टीका किससे संबंधित नहीं है, बीसीजी का टीका किसने बनाया, ठीक है ना। सबसे पहला जैसे एलडीसी का प्रश्न आया था, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर है एलडीसी का पेपर था, उसमें एक प्रश्न क्या पूछा गया कि सबसे पहले निर्मित, ठीक है ना, डीएनए रिकमेंड टेक्निक से यानी जो पुनर्योजित तकनीक से बनाया गया पहला टीका कौन सा था। अब हमने पढ़ रखा है पहला टीका तो चेचक का टीका है जो एडवर्ड जेनर ने बनाया, जिसे एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहते हैं हम, लेकिन वैक्सीनेशन का फादर जरूर है वो। लेकिन सबसे पहला जो डीएनए रिकमेंडेड टेक्निक जो हमें कहते हैं पुनर्योजित तकनीक है, उससे बनाया गया पहला टीका था हेपेटाइटिस का टीका। हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो पहला बनाया गया पुनर्योजित टीका था। ये इसमें एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, अपना कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार के प्रश्न बनाता है। तो हमें आने वाले सभी प्रश्नों का पता होना चाहिए। ये जो 30वां प्रश्न है ये मुझे खुद याद है, जब मैं छोटी क्लास में पढ़ाता था पहले जब शायद 2015 की बात है, उस समय मैं शायद 6 से लेकर 10th की क्लासेज में लेता था ताकि मेरी साइंस स्ट्रॉन्ग हो। उस समय एक बात यहाँ से उसी समय मैंने पढ़ाया टॉपिक, और उस समय बोर्ड में एक प्रश्न आया था, बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है ये 10th क्लास के अंदर। कुछ साथियों ने कहा सर जी इसके अंदर एबी आंसर होगा, ये होगा। मैं आपको बता देता हूं, आरबीसी जो होती है, आरबीसी की सतह पर 3 प्रकार के एंटीजन हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, एबी के अलावा जिस बोर्ड में जो प्रश्न है वो क्या आया था, आरबीसी की सतह पर एबी के अलावा कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ये प्रश्न एज इट इज बोर्ड में 10वीं क्लास में आया हुआ प्रश्न मैंने यहां पर अटेम्प्ट लगा दिया आपके लिए। वो उसका उत्तर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा RH। एबी नाम का कोई एंटीजन नहीं होता, ना ओ नाम का कोई एंटीजन होता है। ये एक आरबीसी की सतह है, जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। जिस व्यक्ति में ए नहीं होता लेकिन बी होता है उसे बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए भी होता है और बी भी होता है उसे कहते हैं एबी ब्लड ग्रुप। ए भी होता है, बी भी होता है, एबी नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। जिस व्यक्ति में ए एंटीजन भी हो और बी भी हो, और लगाना पड़ेगा एबी, हम सीधा नहीं बोल सकते कि जिसमें एबी होता है उसे एबी ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये नहीं होता। और तीसरी बात, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ना ए एंटीजन हो ना बी हो उसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। इसके अलावा फिर जब आरबीसी वगैरह पर एंटीजन की खोज वगैरह कोल लेन स्टीनर ने कर दी थी, कोल लेन स्टीनर को ब्लड ग्रुप का जो हम कहते हैं एक प्रकार से खोजकर्ता कहा जाता है, यानी सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था। फिर एक व्यक्ति इनके साथ हो रहा है जिसका नाम था विनर, जिन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर में RH कारक की खोज की। जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन और यानी जो RH पाया जाता उन्हें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव से संबंधित एलडीसी में एक प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, एक प्रश्न आया था कि एक जैसे माता है उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पिता का पॉजिटिव यानी मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। मेल के अंदर ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, फीमेल में ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, और उनका जो प्रथम संतान होती है, प्रथम संतान है उसका भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब मां के शरीर के अंदर जो फीमेल है उस मां के शरीर में ब्लड ग्रुप, उनका खुद का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लेकिन बच्चे का पॉजिटिव है। प्रथम संतान स्वस्थ होती है लेकिन दूसरी संतान में भी पॉजिटिव होने पर क्या होता है कि प्रथम संतान का जब प्रसव होता है तो उस दौरान क्या होता है, मां के शरीर में इस RH की एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में, और ये एंटीबॉडी दिक्कत कब करती है, जब दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव होता है तो उस बच्चे के रक्त में यानी गर्भ के अंदर ही उसके रक्त के अणुओं में कोरक बन जाते हैं, जिससे क्या होता है एक रोग होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस रोग होता है, जिसके कारण गर्भ में ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। और जिसके कारण ये बात आती है, यहां से एक प्रश्न एलडीसी में क्या पूछा गया, गर्भ रक्ताणु कोरकता से बचने के लिए मां को एक टीका लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उस मां को कहते हैं आप रो मत, आप गम मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो रोने से और गम से याद रखना, रो है गम, एक IgG, एक देखिए हाँ यहां पर एक बात बता देता हूं, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, IgG भी 5, ये IG 5 टाइप की इम्यून जो होती है अपना, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित, अपने प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, IgA, IG, ठीक है, M, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, आपके लिए याद रखना IgG नाम की एक एंटीबॉडी होती है, उसका एक इंजेक्शन लगता है जिसे कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी। ये माँ को लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर लगाई जाती है, जिससे क्या होता है उस माँ के शरीर में बढ़ने वाली एंटीबॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे नेक्स्ट संतान होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखिए ये कंप्लीट 30 प्रश्न थे। इस 30 प्रश्नों को मैंने किस प्रकार से एग्जाम, वहां पर आपको जो इजी साइंस टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है वहां पर आप देखोगे तो 30 प्रश्न है, उसकी आंसर की ये रही, प्रत्येक प्रश्न की आंसर की ये रही। इसके अलावा इस आंसर की के अलावा इस प्रश्न को कहां से बनाया गया, यहां पर प्रत्येक पहला प्रश्न था ध्वनि से संबंधित, तो वो बनाया गया था आपकी राजस्थान बोर्ड की जो आरबीसी की बुक चलती थी 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 134,
ये तो मैंने सोर्स बताया, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन बताया, और साथ ही साथ आपके पास बुक ना हो तो मैंने पेज नंबर की फोटो खींच के आपको बता दिया कि देखो यहां पर यह बात इस प्रकार से लिखी गई है कि 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। और लगभग मैंने एक बात आई थी कि वायु जो कमरे के ताप पर 350 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है, जिसलिए हम कह सकते हैं कि परावर्तक सतह से जो दूरी है वो 17.5 मीटर की होनी चाहिए। आप कंटिन्यू हर पर्सन में देखोगे ना, हर पर्सन का ये स्नेल का नियम वाला देखो यहां पर दे रखा है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करूं तो यहां पर ताप वाला है, ये देखो ये रही तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी -10 से 110 डिग्री। डॉक्टर तापमापी का भी आपको पता होना चाहिए 35 से लेकर ये होती है लगभग 42 तक, 35 से 42 तक। फॉरेनहाइट में भी आपको पता होना चाहिए 94 से लेकर 108 फॉरेनहाइट। हम कहते हैं ना उसको तो 102 का बुखार है, 103 का, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो फॉरेनहाइट में होता है, ठीक है ना। और लगभग -40 डिग्री सेल्सियस पर हम कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का टेम्परेचर बराबर होता है, और उसका सूत्र भी एक अलग बात करेंगे। और ये पर्सन रीट में आया हुआ पर्सन है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में बात करें 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और नेक्स्ट अगर बात करें साथियों गुरुत्वाकर्षण बल वाले में मैंने आपको बताया था पूरा सूत्र किस प्रकार से उसका नियतांक निकाला है। इस प्रकार से आप देखोगे ना, प्रत्येक पर्सन का क्या सोर्स है, कहां से बनाया गया है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका पेज नंबर क्या है, उसकी फोटो क्या है। और अब नेक्स्ट एक चीज आपके लिए टीचर्स डे पर स्पेशल गिफ्ट आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन भी। आप खुद बताइए 99 रुपीज में या लगभग 200 रुपए भी आपके लग रहे हैं, और उसमें इतना सारा कंटेंट कंटिन्यू 3 महीने तक देंगे हम। किसी साथी को कोई साथी कमेंट करने की सर आपने तो एक ही दिन में 2 लाख रुपए कमा लिए, 3 लाख रुपए कमा लिए। आप ये नहीं देख रहे कि पिछले 15 दिनों से इस पे मेहनत कर रहा हूं, आने वाले 3 महीने मेहनत कर रहे हैं मेरी खुद की जॉब को, यानी खुद की जॉब पे इतना बड़ा रिस्क लेकर इस समय आप सभी के कहने पर इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। और इतनी कम फीस में इतनी सारी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो आप वहां पे पहले जाइए। आप ये नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप खुद ये चीज खुद करके देखिए, जितने सारे लोगों का कुछ अच्छा उनकी लाइफ में करने की कोशिश कीजिए। आपको लोग खुद पैसे देंगे चलाकर, लोग खुशी खुशी 4000 5000 का कोर्स ले सकते हैं, तो ये 200 रुपए मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और मैं ये आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैंने मेहनत की है, आपको सच में लगता है ये आपको हेल्प दे सकती है तो ही इसको लें, अदरवाइज आप बिल्कुल ना लीजिए, आपके लिए काम की नहीं होगी। आज के साथियों इतना ही। इस चीज़ के लिए अगर आपको सच में लगता है कि ये चीज़ आपकी हेल्पफुल रहेगी तो कल 5 तारीख को अपनी जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है उसमें आप भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।